भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, यात्रियों के नज़रिए। इसमें आज हम देखेंगे, इसका अंतिम शीर्षक 7वां शीर्षक है महिलाएं, दासियां तथा सती तथा श्रमिक। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, और ये यात्रियों के नज़रिए का अंतिम उपभाग है, और इसके पश्चात यह विषय, यह पाठ समाप्त हो जाएगा। अभी तक हमने देखा, सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया था? अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये 3 यात्रियों के हमने वृत्तांत पढ़े, देखे, समझे, और आज इन तीनों का निष्कर्ष देखेंगे कि इन तीनों ने क्या किया। देखिए, जितने भी यात्री भारत में आए या फिर किसी भी देश में गए, वो ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे। महिला यात्री इसलिए नहीं होते थे क्योंकि उसका समय आने जाने के लिए कोई खास साधन नहीं थे। यात्राएं दुर्गम थीं, जैसे कि समुद्रीय यात्राएं, जिनमें नौका के द्वारा महीनों निकल जाते थे चलने में, और इसके बाद भी समुद्र में डाकू चोर हुआ करते थे, तो महिलाओं को ज़्यादा आने जाने की यात्रा नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ से अगर आते थे तो पर्वतीय क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे हिंदू कुश दर्रे से भारत में कोई यात्रा आता है तो वहाँ से पर्वतीय क्षेत्र थे, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, तो महिलाओं को वहाँ आने में भी दिक्कत होती थी। तो महिला यात्री कम आए हैं या फिर आए ही नहीं। जो भी वृत्तांत थे वो सब पुरुष यात्रियों के द्वारा दिए गए हैं, और पुरुष यात्रियों ने, ये अभी हम आपको बताएंगे कि जब महिला यात्री आती है तो पुरुष के बारे में जानने की ज़्यादा उसकी इच्छा होती है, और पुरुष यात्री होता है तो महिलाओं के बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा होती है। इसका कारण है कि हम उस चीज़ को जानना चाहते जो अज्ञात है, और पुरुष के लिए महिलाओं के बारे में जानना अज्ञात है, और महिलाओं को पुरुष के बारे में जानने के मतलब जानकारी उनकी अज्ञात होती है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पुरुष यात्री आए तो पुरुषों ने महिलाओं के बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास किया। महिलाओं का सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, इन सब चीज़ों को जानने का भरसक प्रयास किया तीनों यात्रियों ने। यहाँ आए वो यात्री और उन्होंने क्या क्या देखा, आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे। वो कौन थे? पुरुष हुआ करते थे। अल-बिरूनी हो, इब्न बतूता हो, या फिर फ्रांसवा बर्नियर हो, ये तीनों पुरुष थे, और इसके अलावा जो भी यात्री आए वो भी पुरुष ही हुआ करते थे। जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। इन यात्रियों को उपमहाद्वीप, यानी भारत क्या था? एक उपमहाद्वीप था, है, और इस उपमहाद्वीप में इनको क्या लगता था कि महिलाओं की स्थिति का विषय उन्हें बड़ा रुचिकर लगता था, इंटरेस्टेड लगता था, और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। तो इन यात्रियों को महिलाओं के विषय रुचिकर या फिर जिज्ञासापूर्ण लगते थे। उनके बारे में जानना उनको रुचिकर था, इंटरेस्टेड भी थे और जिज्ञासापूर्ण भी थे। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। समाज में जो पक्षपात होता है महिलाओं के साथ, होता आया है महिलाओं के साथ तो पक्षपात, उस पक्षपात को वो हितकर मानते थे, सामान्य मानते थे, ये तो कॉमन बात है। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। तीनों यात्री लिखते हैं कि बाजारों में जो दास होते थे वो खुलेआम बेचे जाते थे, वस्तु की तरह बेचे जाते थे उनको। इसके कई प्रमाण देते हैं यात्री, और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। दास खरीदो और गिफ्ट कर दो, दास खरीदो और गिफ्ट कर दो। किसी को प्रसन्न करना हो तो क्या किया जाता था? दास भेंट किए जाते थे। हम कभी किसी से मिलने जाते हैं और उसको प्रसन्न करना हो तो भेंट जरूर ले जाते हैं। भेंट का बड़ा महत्व होता है, उपहार, तोहफा, गिफ्ट, इनका बड़ा महत्व होता है किसी को प्रसन्न करने में। तो उस समय भी जब कोई किसी बड़े राजा से, सम्राट से
मुलाकात करता था तो वो भी उनको दास भेंट करता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, इब्न बतूता कहाँ पहुंचा था? सबसे पहले सिंध पहुंचा था। सिंध पहुंचा तो वहाँ से उसको दिल्ली तक आना था, और दिल्ली का उस समय शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिंध से उसने बिन तुगलक को सोचा अब इसको क्या उपहार दिया जाए, क्या गिफ्ट किया जाए। तो उसने क्या क्या खरीदा वो देखो, भारत में क्या क्या चलता। उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। सुल्तान को देने के लिए कुछ घोड़े खरीदे उसने, कुछ ऊंट खरीदे और दास खरीदे। आजकल के युग में लोग कार गिफ्ट कर देते हैं। किसी को प्रसन्न करना हो तो फॉर्च्यूनर लेके दे दो, शिफ्ट लेके दे दो, ऐसी गिफ्ट दी जाती है प्रसन्न करने के लिए। उस समय उसने क्या खरीदा था? घोड़े, दास और ऊंट खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। यानी किशमिश, बादाम, क्योंकि मुल्तान उस क्षेत्र में किशमिश और बादाम ही हुआ करते हैं। मुल्तान में किशमिश और बादाम ही हुआ की फसल होती है, और वही वहाँ पर की कीमती फसल भी है। तो किशमिश और बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के स्वरूप दिए, मुल्तान के गवर्नर को दिए थे। इसके बाद इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक थे जो धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब उनने देखा, उनके उपदेश सुने, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने प्रसन्न होकर के क्या किया? 1,00,000 टके यानी मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। उपहार में क्या दिया? 1,00,000 मुद्रा और 200 दास दे दिए। तो दासों को देने की परंपरा उस समय थी। इब्न बतूता के इन विवरणों से पता चलता है, चूंकि 3 उसने साक्ष्य दिए हमको। पहला, बिन तुगलक को देने के लिए दास, ऊंट और घोड़े खरीदे थे। दूसरा, मुल्तान के गवर्नर को भी उसने दास भेंट किए थे। और तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक को 1,00,000 टके और 200 दास उपहार स्वरूप दिए थे। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। दासों में भेद होता था। कैसा भेद? सम्राट के नज़दीक रहने वाले दास और दूर रहने वाले दास। रसोई में अगर किसी दास को नियुक्त करना तो उसकी अलग पड़ताल होती थी, जांच होती थी, तब रसोई में उसको, क्योंकि उसका संबंध भोजन से है। और उस समय टेक्नोलॉजी तो आगे नहीं थी, लेकिन लोग अपने विवेक से काम लेते थे। जो सम्राट हुआ करते थे उस समय के, वो अपने यानी उनके क्षेत्र में जो अमीर होते थे उनके घर में एक एक स्त्री दासी के रूप में रखते थे, नियुक्त करते थे। वो दासी सम्राट की खास सलाह सूचनाकार होती थी। जब भी कोई अमीर सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र की बात करता था या उनके खिलाफ बात होती थी तो वो आकर के सम्राट को सूचना दे देती थी। तो इन्होंने क्या करते थे? ये हर अमीर के घर में, हर जो उनके मंत्री या जो पदाधिकारी होते थे उनके घर में एक एक दासी जो भी स्त्री हुआ करती थी उनके घर में, या तो सफाई कर्मी के रूप में, जिसको कभी रोका टोका ना जाए, वो कभी भी आ जाए, कभी भी चली जाए। इस प्रकार से इनके द्वारा नियुक्त होती थी, जो कि उनकी गुप्तचर का काम करती थी। चूँकि इस बात को भी आप जानते हो, पुरुष गुप्तचर से स्त्री गुप्तचर ज़्यादा नज़दीक पहुंच करके बात निकलवा सकती है, और उनको पता भी होता है, और इन पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। कोई पुरुष बैठे हों और बातचीत कर रहे हैं, कोई अचानक पुरुष आए तो लोग संदेह करेंगे, लेकिन स्त्री काम करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए यदि आ जाती है तो कोई उस पर संदेह नहीं करता है। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। अगर जो दासियां सुल्तान की सेवा में रहती थीं वो कैसी थी? संगीत में और गायन में निपुण होती थी। उन्हीं को सुल्तान की सेवा में रखा जाता था। और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर
उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। जब इब्न बतूता ने देखा कि सुल्तान की बहन की शादी हो रही, तो उस समय वो गायन करने वाली और संगीत वाली जो दासियां थीं उनको उसने देखा और उनसे प्रभावित भी हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। जो उसके अमीर होते थे उनको पर नज़र रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और जो दास होते थे वो घरेलू श्रम के लिए, घर का काम करने के लिए। और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पाल किया डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। जो घरेलू श्रम के लिए दास नियुक्त किए जाते थे, इनका काम होता था पालकी या डोले ले जाते थे जिसमें पुरुष या स्त्री कोई भी जा सकता था, उसको ले जाने में इनका काम लिया जाता था दासों का। दासों की कीमत विशेष रूप से उन महिला दासों की जो घर में घरेलू काम करती थी कम होती थी। यानी जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती थी उनको कम वेतन मिलता था, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। और अधिकांश परिवार अपने घर में 1 या 2 दासियां या दास रखते थे जो रखने में समर्थ हुआ करते थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों, उस समय के समकालीन नहीं, उसी समय के जो यूरोपीय यात्री थे तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना। यानी जितने भी यात्री यहाँ आए, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, जितने भी लोग आए, इन्होंने महिलाओं के बर्ताव को देखा। भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं के साथ लोगों का कैसा बर्ताव था, इस चीज़ को देखा। और जब इनने उसको देखा तो ये पाया कि यूरोप की जो महिलाएं थीं उन महिलाओं में और भारत उपमहाद्वीप की जो महिलाएं थीं इनके जीवन में काफ़ी अंतर है। यूरोपीय जो महिलाएं थीं उनका जीवन अच्छा और सरल था, जबकि भारत की महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। इसलिए एक आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। इन यात्रियों में से फ्रांसवा बर्नियर जो था, फ्रांस से आया था, उसने सती प्रथा को महिलाओं का विवरण देने के लिए एक अच्छे विषय के रूप में चुना कि इससे महिलाओं का विवरण स्पष्ट हो जाएगा। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। हमारे यहाँ जब सती प्रथा थी उस समय, तो सती प्रथा में क्या होता था, कुछ महिलाएं तो उनके पति की मृत्यु के बाद अपने आप मृत्यु को गले लगा लेती थी, मतलब जाकर के चिता पर बैठ जाती थी अपने आप ही। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जिनको हाथ पैर बांध करके चिता पर डाला जाता था जिससे वो भाग ना जाए, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उनके रोने का सबसे बड़ा कारण एक और होता था। पति का शोक तो होता ही था, साथ साथ में एक कारण और होता था कि अब हमको भी, और वो भी जिंदा जलाया जाएगा। उन महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, चिता पर ऐसे चढ़ा दिया जाता था। तो वो महिलाओं को फ्रांसवा बर्नियर ने देखा और इसने विषय भी इसीलिए चुना इसका, महिलाओं के विवरण का। तो कुछ महिलाओं को बाध्य किया जाता था, इसको हम एक स्रोत में बताएंगे। इब्न बर्नियर लिखता है, संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है, हम सती की बात कर रहे हैं। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। बर्नियर ने देखा लाहौर में, लाहौर चूंकि भारत उपमहाद्वीप में आता था, एक बहुत ही सुंदर और कम उम्र की विधवा, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष रही होगी। इस उम्र की एक विधवा, उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी, कि बलि होते हुए देखा। बर्नियर लिखता है कि मैंने उसकी बलि होते हुए देखा। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। जब वो मृत्यु की सैया की ओर जा रही थी, भयानक नरक की ओर जा रही थी, क्योंकि उसे चिता में जलाया जाना था, जब वो जा रही थी तो भय से तो मैं तो थी, उसको इतना भय था कि वो जीवित कम मृत ज़्यादा दिख रही थी। लग रहा था कि वो जिंदा नहीं है बल्कि मरी हुई है, क्योंकि किसी 12 वर्ष की किसी लड़की को
इतनी कम उम्र की लड़की वो विधवा हो जाए और उसको चिता पर चढ़ाया जाना है, उसके मन में क्या चल रहा होगा। मृत ज़्यादा दिख रही थी, वो जीवित नहीं दिख रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बर्नियर लिखता है कि उसके दिमाग की में क्या चल रहा होगा वर्णन नहीं कर सकते। ना तो उसके पिता बचा सकते उसको, ना उसके भाई बचा सकते, ना उसकी माँ बचा सकती, ना उसके सास या ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, कोई नहीं बचा सकते उसको। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, कांप रही थी और बुरी तरह रो रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत कैसी होती थी? हट्टी कट्टी, उसका काम सती कराना ही होता था। मतलब गांव की महिलाओं को जिनके पति मर जाते थे उनको वो इतनी आसानी से दबोच सके ऐसी महिला रखी जाती थी। बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, अपनी आस्तीन में दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को, अनिच्छुक मतलब उसकी इच्छा नहीं थी चिता पर चढ़ने की, पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए, यानी शमशान घाट की ओर उसको ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, यानी उसको चिता पर बैठा दिया गया। उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। उस मासूम को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। बर्नियर लिखता है कि मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था, यानी बर्नियर के आंसू आ गए। इसको देख करके बर्नियर के आंसू आ गए। यहां आगे और लिखते हैं, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। महिलाओं का जीवन केवल सती प्रथा में ही नहीं और भी बातों में घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन, यानी वो कृषि में भी काम करती थी, खेती में भी हाथ बटाती थी, और इसके अलावा जो भी उत्पादन होते थे इनमें भी वो हाथ बटाती थी। दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। जो महिलाएं व्यापारियों के परिवार से आती थी वो व्यापारिक कार्यों में हाथ बटाती थी। यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। कोई व्यापारिक विवाद होता था तो वो अदालत या कोर्ट के सामने ले जाती थी, क्योंकि कोर्ट उस समय सुल्तान के दरबार हुआ करते थे। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित रखा जाता था। ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं को केवल घर में के अंदर ही रखा जाता था, क्योंकि वो कभी कभी विवाद भी कोर्ट तक ले जाती थी और व्यापार में भी हिस्सा लेती थी। आपने देखा होगा, यदि एक कृषक परिवार हो जिसके घर में खेती होती है, तो वो जब भी अपने बेटे को ब्याहने की बात करता है, उसके लिए लड़की देखता है या उसका जहाँ भी विवाह करने का इच्छुक होता है, वो तो पहले ये देखता है कि आपके घर में भी वही काम होता है जो हमारे यहाँ होता है, वही व्यवसाय, उसी परिवेश से आई है क्या वो, तभी तो वो हमारे यहाँ का कार्य देख पाएगी, नहीं तो नहीं देखेगी। अब मान लो कि एक व्यापारी की लड़की को एक कृषक के लड़के से ब्याह दिया जाए, तो कैसे देखेगी वो? खेती के काम कैसे देख पाएगी? वो नहीं देख पाएगी। वो एक व्यापारी की लड़की थी, और एक कृषक की लड़की को एक व्यापारी के लड़के से ब्याह दिया जाए तो भी नहीं देख पाएगी वो। इसलिए समानता देखी जाती इसमें। यहाँ एक और स्रोत रह गया, दास। इब्न बतूता हमें बताता है दासियों के बारे में। यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। यानी वो क्या करता है सुल्तान, कि जितने भी अमीर होते थे सब अमीर के घर में एक दास अपना रखता था, और जो उनकी मुखबिरी करता है। वह महिला, यानी वो महिला के रूप में होता था दास। महिला यानी महिला ही होती थी। सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता था, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं, और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती। यानी सुल्तान ने एक अमीर के घर में एक दासी नियुक्त कर दी, और उसके यहाँ सफाई करने वाले भी सुल्तान द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, और वो बेरोक टोक कभी भी आ जा सकते थे। और जब वो जाते थे तो जो
सुल्तान के द्वारा नियुक्त दासी होती थी, उस दासी से वो सवाल जवाब करके या कोई सूचना होती थी तो वो ले आती थी सफाई वाली, और आकर के वो सुल्तान तक सूचना पहुंचाती और उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया। जो दासियां होती थी, सैकड़ों या हजारों की संख्या में दासियां होती थी सुल्तानों के यहाँ, ये हमले या फिर किसी पर आक्रमण करते थे, उससे प्राप्त करते थे। हमले और आक्रमण से कैसे प्राप्त करते थे? यदि मान लेते हैं कि किसी सम्राट ने दूसरे राज्य पर हमला किया तो वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया, सैनिकों को बंदी बना लिया, उनकी पत्नी, वहाँ की शहर की स्त्रियाँ, जो सुंदर स्त्रियाँ, काम लायक स्त्रियाँ थीं, तो उन सबको बंदी बना के ले आते थे और उनको अपनी दासियाँ बना लेते थे। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। यानी जितने भी यात्री रहे, इन्होंने पुरुष और महिलाओं के जीवन की रोचक झांकी प्रस्तुत की, और इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन में कई आयाम अनछुए रह जाते। कई चीज़ें इन यात्रियों के वृत्तांतों से अनछुई रह जाती है, या पर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं। जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। समुद्रों और पर्वतों को पार करके यात्री आए हैं। उन्होंने ऐसा क्या देखा और सुना? सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले? वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे? उम्मीद है कि इन पर और सैन्य प्रश्नों पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्वक तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आज का यात्रियों के नज़रिए जो विषय था ये समाप्त हुआ। इसके बाद विषय 6 आएगा, ये विषय 5 था, और आज हम कुछ प्रश्न आपसे इसमें पूछेंगे।